संदीप सोनवलकर, शरद पवार का ये कहना 23 दिन, ये 23 दिन कौन सा मतलब ऐसा शुभ अंक है कि 23 दिन में सच सामने आ जाएगा। आज 2 तारीख है, यानी कि 25 जुलाई तक सच सामने आ जाएगा। किस सच की बात कर रहे हैं वो? देखिए, शरद पवार 3-4 चीजों का खुलासा करने के मूड में हैं। पहला तो ये कि कैसे ये ऑपरेशन लोटस हुआ, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाएंगे कि ऑपरेशन लोटस में इस बार वो नहीं थे, और वो ये भी दिखाएंगे कि बीजेपी ने जो किया वो बेसिकली कहीं बूमरैंग ना हो जाए। क्योंकि देखिए, इस बड़े पूरे खेल में कई लोग फंस गए। सबसे पहले फंसे किरीट सोमैया। वो सुनील गडकरी पे जब आरोप लगा रहे थे शुरुआत में, सबसे पहले 2015 में, तो उस फाइल में उद्धव ठाकरे का नाम आ गया था या ठाकरे परिवार का नाम था। तो उन्होंने तुरंत वो फाइल बंद कर दी थी कि अरे उद्धव ठाकरे के साथ तो, शिवसेना के साथ तो सरकार बना ली सेंटर में, तो वो फाइल बंद होगी, बेचारे फंस गए। उसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे की फाइलें निकाली, तमाम शिवसेना की, वो बंद करनी, प्रताप सरनाईक की तमाम फाइलें। अब उनको बंद करने पड़ेंगी एनसीपी की फाइलें तमाम की। अब इस पे आरोप नहीं लगाऊंगा। दूसरी मुश्किल हो गई एकनाथ शिंदे की। उनके साथ जो 40 विधायक आए थे, परेशान थे कि किसी तरह मंत्री बन जाए। अब जगह ही नहीं बची। 27 मंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं, सिर्फ 15 बनने हैं, तो बाकी सबका क्या होगा? एक वो हो गया। दूसरा ये कि कहीं इतना बोझ ना हो जाए सरकार पे कि हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहे। 3-3 बड़ी-बड़ी पार्टियां आ गई, तो बहुत सारी चीजें खुलासा हो रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शरद पवार अब सीधे तौर पर अपनी बेटी को लेकर अपने मराठा सेंटीमेंट को कहीं ना कहीं भुनाएंगे, और वो इसलिए भुनाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मराठा सेंटीमेंट आज भी शरद पवार के साथ है। और यदि चाचा भतीजा में मराठा वोट बैंक पर किसका वर्चस्व है, ये लड़ाई भी अब हम होते देखेंगे सामने सामने। जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि मराठा वोट बैंक का सबसे बड़ा प्रश्न था आरक्षण का, जिसको लेकर पिछली बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ कमेटियां बनती रही और उसमें कोई हल नहीं निकला। अब शरद पवार मराठा आरक्षण और मराठाओं के मुद्दों को भुनाएंगे और निश्चित तौर पे चाहेंगे कि मराठा जो उनका जो वोट बैंक है वो वापस आ जाए। यदि वो वापस आ गया उनके पास, तो शरद पवार आज भी पूरे उसमें जीतने की स्थिति में हैं, और निश्चित तौर पे तब बहुत मुश्किलें होंगी। इसलिए बीजेपी को बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम तो अभी ये करना पड़ेगा कि कहीं देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी बेचारे फंस गए हैं। वो अब किस कद में हैं उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, होम और फाइनेंस। यदि होम देते हैं अजीत पवार को तो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंस देते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के अभी बहुत सारी चीजें सुलझाना बीजेपी को बाकी है। मुझे ऐसा लगता है ये सब इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं सकाल एक अखबार है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा, उसका एक सर्वे आया था। उस सर्वे ने कहा था कि बीजेपी को लोकसभा के 20 के आसपास सीटें मिलेंगी यदि वो इसी तरह चलते रहे। उस डर के कारण ये अचानक कदम उठाया गया। उसी डर के कारण ये कदम उठाया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा? एकनाथ शिंदे बने रहेंगे, आप कह रहे हैं कि भाई, और कुछ सूत्रों से ये इशारे मिल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली भेजा जा सकता है। तो चेहरा कौन होगा बीजेपी का? बीजेपी का चेहरा ही तो लीड करेगा। वो तो अभी बीजेपी को तय करना है कि चुनाव के पहले अपनी सरकार बनानी है या एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू करना है। क्योंकि अब अजीत पवार जब सरकार में आ गए तो वो हल्के आदमी नहीं है। अजीत पवार अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा और खुद को मुख्यमंत्री वो घोषित कर चुके हैं। और ये जो सरकार, नई सरकार बनी है संदीप, ये 2019 वाला खेल तो नहीं कि सुबह सरकार बनी, 1-2 दिन में फिर वापस चले गए, घर वापसी हो गई। देखिए, क्योंकि अभी विधायकों की संख्या तो सामने आई नहीं है। भले दावे हैं 40 हैं, 35 हैं। अभी शरद पवार ने वैसे तो कह दिया वो अदालत नहीं जाएंगे, लेकिन यदि शरद पवार अदालत नहीं जा रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या वो फंसा के रखेंगे इस पूरे खेल को, और कहीं ना कहीं फिर विधायक वापस आ सकते हैं? तो एक शरद पवार की संभावना है। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो ये, इसका तुरंत जो असर है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कंट्रोल किया गया है, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी उनकी सरकार के खिलाफ, करप्शन की और तमाम चीजों की। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस का कद भी अभी तय होना बाकी है कि वो कहां रहेंगे, उनकी पोजीशनिंग क्या होगी।